सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पीजेमीज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप इसमें देख रहे हैं कि एक सब्जेक्ट है जो कि बहुत बर्निंग सब्जेक्ट है और मुख्तलिफ चैनल्स पे इसकी बात हो रही है, क्योंकि देखें, आज मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ और क्रिकेट के अंदर ऑनेस्टली जो हमारी नेशनल स्पोर्ट है, आप कोई और भी ले लो, उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। स्क्वॉश ले लो, हॉकी ले लो, फुटबॉल ले लो, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। क्रिकेट के अंदर एक ऐसी कंट्रोवर्सीज आ गई हैं और इसमें हमें बहुत इंटरनेशनल बदनामी मिली है। तो आज इसी सिलसिले में मैं बात करूंगा और मुझे ज्वाइन करते हैं, मेरी नज़र में दुनिया के एक बहुत अहम तरीन बॉलर्स में इनका नाम शुमार होता है और ये है सरफराज नवाज। आज सरफराज नवाज से बात होगी और इनके मुतालिक कहा जाता है कि बड़ी बड़ी ये इनके कंट्रोवर्सीज हो जाती हैं, लेकिन ये मैं कई दफ़ा देखा है कि वो गलत होती हैं। एक एग्जाम्पल मेरे सामने, हमारा एक टूर था श्रीलंका का और हम मैच खेल रहे थे कैंडी में। तो वहाँ मैच खेल रहे थे तो लंच से पहले मैं और सरफराज बॉलिंग कर रहे थे। तो मैंने आखिरी ओवर किया तो अगला लंच के बाद सरफराज ने ओवर कंटिन्यू करना था। इंतखाब आलम हमारे कप्तान थे। तो हमने सारे पूछा, भाई सरफराज किधर है? वो पता लगा सरफराज गायब। इधर उधर मैंने अपने कैप्टन से भी पूछा, मैं कहा भाई सर, मैं कहा स्किपर सरफराज किधर है, उसमें बॉलिंग करनी है। कहते देखो किधर है। वो पता लगा कि सरफराज नवाज ड्यूरिंग लंच ही वाज सेंट बैक होम बाय मिस्टर भुट्टो। किस लिए? कि 2 दिन पहले हम कोलंबो में थे और हाई कमिश्नर ने एक रिसेप्शन दी, वहां कुछ बदतमीजी हुई और वो एक्चुअली जो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था उसमें आसिफ मसूद थे, लेकिन नाम लग गया सरफराज नवाज का। मैं वहीं था उसी रिसेप्शन पे और उसके बाद ये एक कंट्रोवर्सी होगी और सरफराज नवाज का नाम वहां मैं समझता हूं कि टार्निश हुआ है अननेसेसरीली। कई और इंसिडेंट्स हैं, लेकिन आज सरफराज से बात करेंगे कि जब ये क्रिकेट खेल रहे थे ऑनेस्टली, और ये वो शख्स हैं जिन्होंने मैं कहूंगा कि जिन्होंने इमरान को आगे पुश किया ऑस्ट्रेलिया के अंदर 81 के सीरीज के बाद। आई मीन जो इन्होंने इमरान को मैं समझता हूँ हेल्प की और इनकी जो एक टीम कमरादरी बनी वो आपके सामने ही है। लेकिन सरफराज, आपको मैं ये पूछूंगा कि आपके जाने के बाद क्रिकेट कुछ नीचे गई है और हर कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व रही है, ये वजह क्या है? देखें, इसमें तो मल्टीपल चीजें हैं। एक तो फिटनेस इतनी नहीं थी प्लेयरों की, दूसरा फिर जुआ एलिमेंट आ गया, फिर ऑफिशियल जो थे वो भी इतने एफिशिएंट नहीं रहे और वो तो ये चाहते थे कि होम जो पिचेस हैं वो डेड बना दें और मैच जीतें। इस तरह की ये चीजें चलती रही हैं जिसकी वजह से क्रिकेट नीचे गई है। और उसके बाद फिर एक जमाने में क्रिकेट ऊंची भी आई है, लेकिन उस वक्त फिर जुआ बड़ा ज्यादा हो गया था। अगर जुआ ना होता तो मेरा ख्याल है 8-10 साल जैसे वेस्ट इंडीज की टीम अनबीटेबल रही है, पाकिस्तान की टीम भी ऐसी रहती। लेकिन वो जुए की वजह से और मैचेस, वो जो आप कहते हैं ना अनप्रडिक्टेबल, ये नाम मशहूर हो गया पाकिस्तान टीम का। जी अच्छा, लेकिन ये अनप्रिडिक्टेबल, अब फॉर एग्जांपल चले मैं आपसे आज बड़े सवाल करने, क्योंकि मैंने आपसे बिल्कुल स्ट्रेट सच सुनना है जो कि आप हमेशा टीवी टीवी पे बोलते हैं। मुझे ये बताइए, 99 का वर्ल्ड कप जो हुआ है इसके अंदर आपने, मुझे पता है कि आप वसीम अकरम के पास गए और कहा कि आपको पता लगा कि भाई कुछ इसमें कुछ गलत न्यूज आ रही है। ये आप ही मुझे बताएं क्या थी स्टोरी वो? देखें, 99 वर्ल्ड कप में मैं पाकिस्तान बोर्ड के साथ था। खालम वो चेयरमैन थे एज ए बॉलिंग कंसल्टेंट, और मैं इनको कराची में भी, लाहौर में भी, सब जगह पे इनकी बॉलिंग वगैरह अपडेट की। और उस वक्त देखें 99 में जब पाकिस्तान टीम यहाँ इंग्लैंड आई है तो हर कमेंटेटर ने कहा कि पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग इससे अच्छी नहीं देखी। और उस वक्त मैंने इनको फिजिकल कंडीशन बेहतर की और उसके बाद फिर बॉलिंग में इनका जो स्विंग थी, रन अप था, ये अपडेट किया। तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग इतनी जबरदस्त थी कि कोई भी वर्ल्ड कप की टीम पाकिस्तान से डरती थी। और जब पाकिस्तान ने यहाँ मैच शुरू किए तो
एक मैच जब जहां से जुआ शुरू हुआ वो 99 नॉर्थहैम्पटन ग्राउंड में पाकिस्तान वर्सेस ये था बांग्लादेश। मुझे एक दिन पहले पता चला, मशहूर हो गया लंदन में कि बंगाली मैच जीतने हैं और पाकिस्तान हारेगा। तो मैं उस दिन नेक्स्ट मॉर्निंग मोहित शाह के साथ ग्राउंड में पहुंचा। वकार भी मेरे साथ था जो उस वक्त सेक्रेटरी थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। तो हम वहाँ ग्राउंड में गए, तो क्योंकि मैं नॉर्थहैम्पटन से खेलता भी रहा हूँ 15 साल, तो वहाँ बंगाली बड़े हैं। कई आए मेरे पास कि सरफराज भाई वी आर गोइंग टू विन टुडे, पाकिस्तान हारेगा। मैं उनकी बातें सुन के एंजॉय करता था कि किस तरह का मजाक कर रहे हैं। लेकिन वो जब मैच शुरू होने से पहले फिर ये ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे थे वार्म अप, तो वसीम अकरम ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहा था। तो मैंने इसको रास्ते में रोका और कहा कि वसीम ये बात मशहूर हुई है, मैच हारना नहीं और सूरज जीतना है। वो कहता है इंशाल्लाह कैप्टन मैच जीतेंगे। फिर मुझे उसके बाद मिला ये फास्टेस्ट बॉलर पाकिस्तान का शुएब। और शुएब को मैंने कहा देखो कमजोर टीम है बंगालियों की, और 5-6 विकेटें ले लो, तुम नए नए आए हो और अपने आप को मशहूर करो। तो उसने कहा इंशाल्लाह मैं ये करूंगा कैप्टन, डोंट यू वरी। उसके बाद मैच शुरू हुआ तो टॉस जीत के जब हमने देखा कि वसीम अकरम ने बॉलिंग का फैसला कर लिया। हालांकि नॉर्थहैम्पटन की डेड पिच थी और उसमें हमेशा पहले जो बैटिंग करता है वो काफी अच्छा स्कोर करता है। और उसके बाद फिर पाकिस्तान की बॉलिंग जो थी वो बांग्लादेश के लिए इतनी सुपर थी कि वो मैच नहीं कर सकते थे। तो एनीवे ये शुरू हुआ और उसके बाद फिर वसीम अकरम ने अटैक भी नहीं की, किसी और से अटैक शुरू करवा दी। तो ये सारी चीजें देखते देखते तो मैं हैरान हो रहा था। अच्छा नहीं सरफराज, वसीम अकरम की भी एक स्टोरी है जो 99 के वर्ल्ड कप की है, जरा ये हमारी आवाम को बताएं ये क्या था, क्योंकि बांग्लादेश से हारना ऑन अ प्लेसिड विकेट लाइक नॉर्थहैम्पटन जहां आप सारी उम्र खेलते रहे, जरा ये मुझे बताएं ये क्या था ये? बस देखें ये तो बड़ा अफसोसनाक मामला था कि पूरी ग्राउंड में ये मशहूर था कि पाकिस्तान इज गोइंग टू लूज। और वहाँ जो कि नॉर्थहैम्पटन है वहाँ बंगाली काफी रहते हैं और मुझे वो काफी मैच देखने आते थे। और उस दिन वो मुझे कह रहे थे कि डू यू नो सैफ, मैं कहा व्हाट, सैड वी आर गोइंग टू विन। मैं ऐसे हंस के इधर उधर चला जाता था कि ये क्या बंगाली मजाक कर रहे हैं। तो वसीम अकरम को वैसे तो मैंने कहा था कि मैच हर सूरज जीतने हैं। और फिर ये जो फास्ट बॉलर था हमारा शुएब, इसको भी मैंने कहा कि बड़ा जबरदस्त वक्त है तुम्हारे पास 5-6 विकेट लेने का और तुम नए हो और अपने आप को जरा मशहूर करो। और लेकिन उसके बाद जब मैच शुरू हुआ तो वसीम अकरम ने देखा तो टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया और बैटिंग बांग्लादेश को दी और फिर खुद अटैक भी नहीं किया। तो आखिर में फिर इसने बॉलिंग भी कराई, बीच में चेंजेस ऐसे करता रहा कि जैसे वेस्ट इंडीज सॉरी बांग्लादेश को स्कोर बेहतर कर ले ताकि एंड के ऊपर हारने में आसानी रहे। फिर जब इनकी बैटिंग आई तो बैटिंग में भी देखें, अगर आप रिप्ले देखें ना कभी तो पीजे ये रिप्ले जरूर इस जो बातें हो रही हैं मैं देख के, और उसमें एक देखना रन आउट हुआ है, स्टंप हुआ है और किस तरह की शॉट खेल रहे हैं, ये हाइलाइट्स देख के जरा बीच में डाल लेना ताकि आवाम को हकीकत का पता ही चल जाए कि पाकिस्तान की बैटिंग किस तरह हुई है। तो ये मैं कहूँगा कि इस तरह ये उसके दौरान अब मैच शुरू हुआ तो 1 घंटे के बाद मुझे पता चला कि एम्बेसडर साहब तशरीफ ले आए हैं लंदन से, रियाज समी साहब एम्बेसडर थे। तो पता किया तो पता चला कि वो चेयरमैन नॉर्थहैम्पटन जो के हैं काउंटी के, उनके अपना बॉक्स में गए हैं। तो मैं भी उधर गया क्योंकि ये मेरे सारे वाकिफ ही थे। तो सलाम दुआ हुई तो अम्बेसडर साहब से भी हेलो हेलो, और वहाँ एहसान मानी साहब भी बैठे हुए थे। तो मैंने कहा एहसान मानी को भी और अम्बेसडर साहब को कि जी मैच फिक्स हो चुके हैं और पाकिस्तान इज गोइंग टू लूज। जब मैंने कहा ना पाकिस्तान इज गोइंग टू लूज तो चेयरमैन नॉर्थहैम्पटन काउंटी उसने मेरी तरफ गौर किया
उसने कहा कम ऑन सैफ, आर यू जोकिंग? मैंने कहा मिस्टर चेयरमैन, आई एम नॉट जोकिंग, इट्स एवरीवेयर, व्हेन यू गो आउटसाइड everybody is talking about Pakistan losing the match, and I'm sure the way they are playing, at the end you will see the result. Pakistan will lose and I'll talk to you then. तो मैंने फिर एहसान मानी साहब को और एम्बेसडर साहब को कहा कि जफर साहब के पास चल के बात करें कि ये मैच नहीं हारना चाहिए। एहसान मानी तो वो इतनी परवाह नहीं की उसने, तो लेकिन एम्बेसडर को मैंने मजबूर करके ले गया और वहां जाके फिर जहां जफर अल्ताफ साहब ड्रेसिंग रूम में थे वहां तक छोड़ आया और मैंने कहा ये आप खुद ही अंदर जाके बात कर लें। तो फिर उसके बाद कोई पता नहीं क्या अंदर बात हुई होगी, तो फिर वापस आ गए। तो एट द एंड फिर पाकिस्तान लॉस द मैच। तो मैं ये जैसे बता रहा हूँ जिस तरह पाकिस्तान की बॉलिंग रही और उसके बाद बैटिंग रही, वन कुड सी इजीली कि ये सारा फिक्स हुआ है और पाकिस्तान इज लूजिंग द मैच, और आखिर में हार गया पाकिस्तान। और उसके बाद फिर एक दिन ये भी हुआ कि आई वेंट टू बाई सम टिकट्स। तो मैंने खालिद महमूद साहब को फोन किया, उन्होंने कहा जी कि मानी के दफ्तर से खरीद लें जाके। तो मैं मानी के दफ्तर गया, 52 चार्ल्स स्ट्रीट में फेयर में मेरा ख्याल था दफ्तर है। तो वहां गया तो जाके मैंने वो पूछा मानी साहब का, उन्होंने कहा ऊपर मीटिंग में है। तो मैं ऊपर जाने लगा तो जो वो वहां आदमी था रिसेप्शन में, उसने रोका। मैं उसकी तरफ देखा कि उसने जिस तरीके से रोका कि पता नहीं ऊपर क्या हो रहा है। तो मैंने उसको कहा कि ऊपर मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे? उसने कहा नहीं मीटिंग हो रही है। मैं कहा पता करके आओ कितनी देर मीटिंग चलेगी। उसने कहा मुझे जो पता है 3 से 4 घंटे। मैंने कहा ये कौन सी मीटिंग है यार, 3-4 घंटे चलेगी? तो इतने में फिर मैंने कहा कि ये लो 400 पाउंड और 4 टिकटें मेरी जो है खरीद खरीद कर रख लेना, मैं फिर कलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद जैसे मैं बाहर निकला हूँ, दोपहर का वक्त था, तो उधर से मैंने देखा कि जगमोहन दालमिया साहब तशरीफ ला रहे हैं। तो मैं जैसे बाहर निकला, दरवाजा लॉक हो गया, तो दालमिया अंदर घुसने लगा। मैंने से रोका, मैं कहा दालमिया इधर आओ, कौन सा मैच फिक्स करने जा रहे हो? तो ही वाज चेयरमैन आईसीसी। तो एकदम घबरा गया, पहचानते होते थे हम आप एक दूसरे को। तो उसने जबरदस्त दी, दरवाजा खोला तो अंदर चला गया। तो एनीवे वहां से मैं सीधा फिर अम्बेसी गया, पाकिस्तान अम्बेसी। अम्बेसी में जाके मैंने फिर कहा कि मैंने मिलना है अम्बेसडर साहब से। तो वो बिजी थे, मुझे फिर ये हेड ऑफ द चांसलरी जमीर साहब के पास ले गया, और वहाँ इंटेलिजेंस के कर्नल साहब भी थे अम्बेसी में। ये दोनों बैठे हुए थे। मैंने इनको सारी बात बताई कि 3:31 पे दालमी अंदर गया है और ये 3 जून 99 है आज, और 3 बजे का वक्त है। तो मैंने कहा ये 3:31, ये सारा मैं नोट करके ले गया उसी वक्त। तो सारा चीजें लिख के इनको दी और मैंने कहा कि हाई एप्स को पहुंचाओ। तो लेकिन कुछ भी नहीं हुआ उसमें। उनको ने फिर मुझे एम्बेसडर के पास ले गया अंदर। तो एम्बेसडर साहब ने फिर एक गेंद मुझे दिखाया कि ये गेंद के ऊपर टेम्पर की मामला हुआ है, ये वो सारा। तो मैंने बताया जी कि इंडिया पाकिस्तान का मैच आइंदा जो 5-10 रोज में होना है वो फिक्स हो चुका है, और ये मैच बचाएं कि पाकिस्तान इंडिया से हर सूरत ना हारे। क्योंकि दालमिया इसीलिए आया था कि इंडिया अगर मैच हारता है तो 99 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाता है, आउट। इसलिए ये सारा प्लान बन रहा था कि इंडिया को अंदर रखना है, और कोई जुआ इसलिए मुझे शायद ऊपर नहीं जाने दिया कि जुआ माफिया के शायद लोग बैठे हुए थे, वरना तो मानी इतने 30 साल से मैं जानता था कि कैसे मुझे ऊपर नहीं जाने दे रहे जी। लेकिन ये सारा आप क्या कहेंगे कि इसके जो फोकल ये कौन लोग होंगे कि जिन्होंने ये मैच फिक्सिंग ये सारी कर रहे थे, ये कौन होंगे? देखें जब मानी का दफ्तर था वहां दालमिया गया है, दालमिया के हाथ में ना कोई फाइल ना कोई कागज, और वो चेयरमैन था आईसीसी का, और मानी था अपना फाइनेंस का इंचार्ज आईसीसी का। तो ये जो बांग्लादेश का फिक्स हुआ है
ये मानी को नहीं पता कि मैच फिक्स हुआ है और वो वहां बैठा हुआ है और टीम के साथ साथ फिर रहा है। और उसके बाद जो चीजें मुझे पता चली हैं ये टीम से मानी को नहीं पता चल रही कि क्या हो रहा है। तो उसके बाद वो मैच ग्राउंड पे हम गए, मैं और वकार था, और वहां पे हमने देखा कि इमरान भी ग्राउंड में चक्कर लगा रहा है। और वहां पे वो फिर इंडिया का जो कैप्टन था, ये अपना फास्ट बॉलर, वो भी फिर रहा है और गवास्कर के साथ फिर रहा है अपना। तो मैंने उसको पूछा अपना, तो उसने कहा ही की। तो इमरान से पूछा वकार ने, क्योंकि मेरी तो बोल चाल नहीं थी, वकार अहमद सेक्रेटरी था उस वक्त। तो इमरान ने बताया उसको कि मैं ड्रेसिंग रूम से होके आया हूँ और टीम इज नर्वस। तो वकार ने कहा नर्वस क्यों है यार, हमारी टीम इज मच बेटर देन इंडियन, और इंडिया में हम इनको किस तरह बुरी तरह हरा के आए हैं, 6 के 6 ओडीआई जीत के आए हैं, तो पाकिस्तान क्यों नर्वस है। तो एनीवे फिर हम गुजर गए, ये बात हुई। उसके बाद यही हुआ कि पाकिस्तान लॉस द मैच। उसके बाद फिर आप आ जाए। अच्छा नहीं अच्छा, सरफराज, ये बताएं कि ये जो हम तो स्पॉट फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग, फिर जस्टिस कयूम की रिपोर्ट, एंड अगेन एवरीथिंग बैक टू स्क्वायर वन। सो ये क्या है? ये हमेशा ये सब्जेक्ट आता है फिर नीचे चला जाता है। और जब हम लोगों को कह, वो राशिद लतीफ भी बड़ा कहते हैं कि भाई हम आपको बताएंगे, वो भी नहीं कुछ बताते। तो यू नो राशिद पर तो यार देखो मुझे अफसोस होता है कि हर दफा वो कहता है, फिर कहते हैं मैं आइंदा बताऊंगा। तो राशिद लतीफ उर्फ आइंदा बताऊंगा इसका नाम रख दो, क्या ये आइंदा बताएगा? हमेशा इस तरह की बात, तू बात करनी है बात खुल के करो। ये क्या हुआ कि आइंदा बताऊंगा? ये कोई मैं 20 साल से ये सुन रहा हूँ उसका बात। तो दूसरा ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिर लॉर्ड पे मैच था और उसमें तमाम कंडीशन पाकिस्तान के साथ गई हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान ने टॉस भी जीता है और सुबह बारिश भी थी। मैंने खालिद महमूद को फोन किया, मैं कहा खालिद साहब कल एक दिन पहले की बात है, आफत मंजूर था, उसको भी बताया कि एक दिन पहले बारिश होगी सुबह मैच वाले दिन और 11-12 बजे बारिश खत्म हो जाएगी और फिर उसके बाद सख्त धूप है और बाद में बैटिंग पिच हो जाती है लॉर्ड्स की। तो पहले पाकिस्तान को बॉलिंग करनी चाहिए। और ये बातें सारी हुई हैं, लेकिन मुझे जो पता चला है कि इमरान ने मशवरा दिया उसको, मेरा ख्याल है वसीम अकरम को, और मुस्लिम मलक ने ये जो शायद मुझे बताया भी था कि इमरान ड्रेसिंग रूम में भी आया, हालांकि मियां नवाज शरीफ ने मना किया हुआ था कि ड्रेसिंग रूम में इमरान को ना आने देना। तो उसके बावजूद जितनी देर तक टॉस होके और वसीम अकरम ने ऐलान नहीं किया पहले बैटिंग का, इमरान उसके साथ ही रहा। फिर इमरान ने टीवी के ऊपर जाके तारीफें की कि टॉस जीत के पहले बैटिंग करना बड़ा जबरदस्त फैसला है, और ये फैसला ऐसा था कि पहले घंटे में मैच खत्म हो गया। बहरहाल पाकिस्तान लॉस द मैच इजीली। और मैंने जो उस दिन पाकिस्तान के लोगों के जज्बात देखे हैं, 100 गज का फुट का झंडा लेके लोग 20-20 गाड़ियों में एक एंड से दूसरे एंड पकड़ा हुआ है, और इतना जोश लॉर्ड्स पे लंदन में, और लोगों को जैसे मैंने रोते देखा है, तौबा तौबा। मैं कहता हूँ कि इतनी जबरदस्त टीम और इस तरह बुरी तरह हार जाना। तो एनीवे मुझे फिर उसके बाद पता चला 2 दिन के बाद कि मियां नवाज शरीफ साहब क्लिंटन से मिलके और ब्लेयर से मिलके लंदन में हैं और किसी वक्त वो फ्लाइट पे पाकिस्तान जाएंगे। तो मैं उनके फ्लैट के बाहर चला गया, जहाँ मार्बल आर्च के बाहर उधर पार्क लेन। तो मैं इंतजार कर रहा, वहां मियाँ साहब नीचे आए, गाड़ी में बैठने से पहले मेरी उनकी मुलाकात हुई, 10-15 मिनट डिस्कशन हुई ऑन क्रिकेट। फिर मियाँ साहब को मैंने बताया कि किस तरह ये जुआ हुआ है और तीनों मैचों की ब्रीफली मैंने उनको सारी चीजें बताई। तो मियाँ साहब ने फिर कहा क्या किया जाए। मैं कहा ये जुआ ग्रुप को, आदमियों को निकाल दें, इसके बाद पाकिस्तान की टीम ठीक हो जाएगी, कोई बात नहीं। तो उसके बाद मियाँ साहब ने जाके फिर बोर्ड डिजोल्व कर दिया और मुजीबुर रहमान को मेरा हेल्थ चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड लगा दिया। यहाँ तक तो थी स्टोरी। उसके बाद फिर सैफुर रहमान साहब ने, जो एहतसाब कमीशन के चेयरमैन थे, उन्होंने 2-3 प्लेयरों को उठवाया, वसीम अकरम को भी बुलाया
वहाँ वीडियो बनी, ऑडियो बनी, हर चीज, वसीम अकरम के बयान, सारा कुछ इसने वहाँ माना है कि ही हैज एसेट बियॉन्ड मीन, और सारी चीजें मौजूद हैं। उसके बावजूद कुछ नहीं किया। उसके बाद फिर जस्टिस कयूम की जो आप बात कर रहे थे, वो क्या जस्टिस कयूम का क्या कहना चाहते थे पीजे? ये मैं कह रहा हूं कि ये उनकी रिपोर्ट आई है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हर टेलीविजन चैनल वसीम अकरम पर रगड़ाई कर रहा है। क्या वसीम अकरम आप क्यों उसको इस तरह कल्प्रिट बना रहे हैं सारे, क्यों? देखें, वो जो एहतसाब कमीशन की रिपोर्ट मैंने बताया है, वाज़ेह है सारा कि चीजें अभी भी मौजूद हैं कि एसेट बियॉन्ड मीन, एंड ही एडमिटेड कि इसके पास दौलत ज्यादा है। वो बियॉन्ड मीन मतलब जुए से आई है, और कहाँ से आनी है। तो उसके बाद ये कमीशन बना। कमीशन जो बना है, ये माजिद खान सीईओ थे उस वक्त मेरा ख्याल है, और वो पीसीबी के कहने के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लॉ मिनिस्ट्री को लिखा। लॉ मिनिस्ट्री ने फिर जस्टिस कयूम साहब को ऑफिशियली नॉमिनेट किया एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट लाहौर, और कमीशन बनाया गया, और उनके वन मैन इंक्वायरी हुई। सब प्लेयर, जर्नलिस्ट और दूसरे जो लोग, प्लेयर्स भी, उसके अलावा नॉन प्लेयर भी, और लोग वहां पे गए, उनके तमाम के बयान मौजूद हैं। और उनकी रोशनी में ये सारी कोई 8 9 10 प्लेयरों को फाइन, लाइव बैन, ये सारा कुछ हुआ। और मैं ये कहूँगा कि ये सारी चीजें होने के बाद जो रिकमेंडेशन गई पीसीबी को, उसके ऊपर अमल नहीं हुआ ना। उस वक्त खालिद महमूद थे, उन्होंने एक अताउर रहमान का एफिडेविट बदलवा दिया, और एफिडेविट शुरू में जो बनाया गया वो अताउर रहमान के मुताबिक ये आमर सुहेल और कल बताऊंगा इसने बनाया। वो क्या नाम है इसका, राशिद लतीफ। अच्छा, लतीफा, कल बताऊंगा। हाँ, ये इन दोनों ने बनाया, और इन दोनों ने वादा किया, जो मुझे बताया था ने, कि इन्होंने कहा कि हम भी दस्तखत करके साथ जमा करवाएंगे। लेकिन इन्होंने इनसे गलत काम किया कि खुद दस्तखत नहीं किए, और वो जस्टिस कयूम को बकौल अता के पेश कर दिया। और जस्टिस साहब ने मुझे पूछा कि ये आपका है, तो अता ने कहा हाँ जी ये मेरा है। तो ये सारी चीजें हुई। उसके बाद देखें, जस्टिस साहब के सामने अता ने कहा कि वसीम अकरम ने न्यूजीलैंड में क्राइस्ट चर्च का मैच था, और मुझे कहा एक दिन शाम को कि मैच फिक्स हो चुका है और पाकिस्तान मैच हारेगा, तो मैं 4 से 5 लाख रुपया तुम्हें दूंगा, तुम्हें पैसों की जरूरत है। उसने कहा हाँ। तो उसने कहा 4-5 लाख दूंगा, तो सुबह मैच हरवाना है। तो उसके बाद सुबह जो कैप्टन था वो था सलीम मलक। अब सलीम मलक की कहानी सुन ले, वो कहता है मैं जुए में इन्वॉल्व नहीं। इसने वसीम अकरम ने पैसे कुछ उस दिन 1-2-3 लाख रुपया शायद दिया पहले। उसके बाद देखें, अब कैप्टन था सलीम मलक। सलीम मलक ने फील्डिंग कर दी सारी ऑफ स्टंप पे ज्यादा, और अता को कहा कि लेग स्टंप पे बॉलिंग करो कि मैच हारना है, जीतना नहीं। तो ये सारा मैच वो पाकिस्तान हारा। तो अब ये देखें, वसीम अकरम और सलीम मलक, वाजिया ये दोनों कल्प्रिट सामने हैं, तो ये फिर रोना रो रहे हैं कि हम जुआ नहीं करते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।